And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about border tensions of India with its neighborhood countries. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. और इस साल इसके प्रीलिम्स में भी आने के चांसेस बहुत हैं. तो जरा सबसे पहले समझते हैं द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री. तो देखो वो boundary region that is not disputed between the two countries are known as international boundary. For example देखो ये जो बाउंड्री रीजन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दैट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, सो दिस कैन बी कॉल्ड इंटरनेशनल बाउंड्री. जैसे ही आप कश्मीर में आते हैं ये जो बाउंड्री है दैट इज़ डिस्प्यूटेड. पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर बिलोंग्स टू इट, तो इस कारण से अभी के लिए एक टेम्पररी आप बाउंड्री मान सकते हो LOC जो कुछ इस रीजन में है. सो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इंटरनेशनल बाउंड्री. वाई? बिकॉज इट इज़ डिस्प्यूटेड. सो बाकी तरह के भी बाउंड्रीज होते हैं दो कंट्री के बीच में, जैसे कि LAC चाइना और इंडिया के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एरिया में. तो वो सारे बाउंड्रीज मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ. वैसी बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्री दैट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड एट ऑल बिटवीन द टू पार्टीज दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली इज़ नोन एज इंटरनेशनल बाउंड्री. जबकि वो बाउंड्रीज जो डिस्प्यूटेड हैं उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या सीज फायर लाइन से. और ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, LOC, LAC या सीज फायर लाइन, इसको मैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 2 जनवरी 2020 काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं. हियर वी विल फोकस ऑन इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. तो इंडिया शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 6 कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. और इस साल इतने सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हुए हैं पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ. इस कारण से मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में या तो प्रीलिम्स में या मेंस में एक ना एक सवाल बाउंड्री डिस्प्यूट से जरूर आएगा. एक बार जरा जरूर देख लेते हैं कि हमारी जो बाउंड्री लाइन है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, तो उसकी सीक्वेंस कैसी है. तो इंडियाज़ बाउंड्री लेंथ वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे बड़ी इंडिया की बाउंड्री है विद बांग्लादेश, इस बात का आपको ध्यान रखना है. इंडिया की जो सबसे लंबी बाउंड्री है दैट इज़ विद बांग्लादेश, फॉलोड बाई चाइना, then with Pakistan, then with Nepal, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान. इंडिया थोड़ा सा एकदम माइनर सा बॉर्डर यहाँ अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है, लेकिन वो सबसे छोटा बाउंड्री है. तो दिस इज द बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर्ड बाय इंडिया विथ इट्स नेबरहुड कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इसको आप प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखेंगे. नाउ देखते हैं अलग अलग डिस्प्यूट्स जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया. हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज हैं खासकर पाकिस्तान और चाइना, उसके अलावा नेपाल के साथ भी हमारे थोड़े बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं. तो देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ में हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, इसको हमें समझना जरूरी है. इफ़ एनी क्वेश्चन कम्स इन मेंस तो वी मस्ट राइट कि कौन कौन से एरियाज़ में बाउंड्री डिस्प्यूट हैं इंडिया के विथ इट्स नेबरहुड कंट्रीज. तो देखते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट ऑफ इंडिया विथ चाइना. सबसे पहला डिस्प्यूट है इस एरिया में, कश्मीर एरिया के इस रीजन में, जिसको हम कहते हैं सगासम वैली. सगासम वैली आप देख सकते हैं ये रीजन है इंडिया का जो कश्मीर के नदन पार्ट में पड़ता है. ये सगासम वैली पहले तो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया इलीगली इंडिया से, और बाद में 1963 में पाकिस्तान ने इस एरिया को चाइना को डोनेट कर दिया अंडर साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट दैट वाज कंक्लूडेड इन 1963. उसके अलावा दिस टेरिटरी नोन एज अक्साई चीन इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. 1962 वॉर के टाइम में चाइना हैड ऑक्यूपाइड दिस एरिया इलीगली. इनफैक्ट उन्होंने तो इससे पहले ही ऑक्यूपाई कर लिया था, और इंडिया को बाद में 1957-58 के आसपास पता चला कि चाइना ने एक रोड लाइन बना दी है फ्रॉम जिनजियांग प्रोविंस टू तिब्बत मूविंग थ्रू अक्साई चीन. फॉर इसके कारण भी दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन जिस कारण से इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई 1962. और उसके बाद 1962 के बाद से चाइना ने फॉर्मली इस एरिया को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, इस अक्साई चीन वाले एरिया को. आप देखो दिस इज इंडियाज टेरिटरी नो डाउट, लद्दाख का हमारा एक्सटेंडेड प्रोविंस है ये अक्साई चीन, लेकिन इसको चाइना ने अभी कंट्रोल किया हुआ है.
और ये जो लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिकॉज इट इज डिस्प्यूटेड, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज, एंड दैट इज वाई इट इज अ टेम्पररी लाइन, इट्स नॉट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट इज नॉट अग्रीड बाय बोथ पार्टीज, इट्स अ डिस्प्यूटेड वन। उसके अलावा और भी डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ अलग अलग रीजन में। हिमाचल प्रदेश का जो हमारा छोटा सा बाउंड्री है जो हम शेयर करते हैं चाइना के साथ, तिब्बत प्रोविंस ऑफ चाइना के साथ, वहाँ भी चाइना ने बहुत सारे डिस्प्यूट्स रेज कर रखे हैं। ये कुछ एक प्रोविंस के नाम आप अगर याद कर लो तो इट विल बी हेल्पफुल इन राइटिंग इन मेंस, जैसे कि सम ऑफ द डिस्प्यूट्स इन दिस रीजन रिगार्डिंग कौरिक, सिपकी, ला प्रोविंस, ढेमचौक आप जरूर याद रखना, वहाँ पे हाल फिलहाल में डिस्प्यूट हुआ था। चुमार, बारहोती, नेलांग, पुलाम, सुमदा, जाधंग एंड लपथाई रीजन इन दिस बॉर्डर एरिया में डिस्प्यूटेड प्रोविंसेस हैं। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश तो आपको पता ही है, 1962 वॉर के टाइम में चाइना ने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट अरुणाचल प्रदेश कैप्चर कर लिया था। इनफैक्ट चाइना हैड मूव्ड टू तेजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, वहाँ तक चाइना ने कैप्चर कर लिया था। वापस से चाइना वहाँ से चला गया, इट रिट्रीटेड बैक टू दिस बाउंड्री नोन एज मैकमोहन लाइन, लेकिन चाइना अभी भी पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम करता है। सो दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब जरा देखते हैं इंडिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। तो सबसे मेजर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट इज़ रिगार्डिंग दिस POK एरिया। ये जो सेगमेंट है आपको पता है, दिस इज नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो रिमेनिंग कश्मीर है दैट इज़ इंडियाज एडमिनिस्टर्ड और कश्मीर विथ इंडिया, इंटायर कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया नो डाउट, लेकिन ये जो गिलगिट बाल्तिस्तान वाला एरिया है, ये एरिया गिलगिट बाल्तिस्तान वाला एरिया है, ये पाकिस्तान ने इलीगली अक्वायर कर लिया था 1947-48 में। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ अगस्त 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे। इनफैक्ट पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है। उसके कुछ ही दिनों बाद इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को ट्राइबल के फॉर्म्स में, बिल्कुल फेस टू फेस उन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया, उन्होंने अपनी आर्मी को ट्राइबल का आउटलुक दे करके ट्राइबल्स का अटैक दिखाते हुए इस एरिया में, कश्मीर के एरिया में अटैक कर दिया। और बहुत सारा ये जो कश्मीर का गिलगिट बाल्तिस्तान वाला टेरिटरी है, इसको इलीगल तरीके से अक्वायर करते हुए आगे बढ़ते रहे। आपको पता है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने ना ही इंडिया को ज्वाइन किया ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन किया। ही डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, और इस कारण से फिर कश्मीर केम अंडर अटैक ऑफ दिस पाकिस्तान आर्मी इन द गार्ब ऑफ मिलिटेंट्स, इन द गार्ब ऑफ ट्राइबल्स, और इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर पा रही थी बिकॉज कश्मीर वाज इंडिपेंडेंट बाय दैट टाइम। फिर राजा हरि सिंह केम टू दिल्ली एंड ही साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया, और इसके साथ ही कश्मीर बिकेम स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडियन फोर्सेस गई कश्मीर के अंदर और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ रोक दिया। अब इंडिया के पास दो ऑप्शन थे। पहला, इंडियन फोर्सेस पाकिस्तानी आर्मी को फोर्स बैक कर सकती थी और कश्मीर से बाहर भेज सकती थी। इंडियन फोर्सेस वे आर क्वाइट कैपेबल, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने इंटरनेशनल जो रिजाइम्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उस टाइम में UN बन चुका था, उसमें ट्रस्ट दिखाते हुए इस मैटर को UN में लेकर के गए। वी टुक दिस मैटर एट UNSC, लेकिन UNSC के अंदर इंडिया के अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो गई बिकॉज पाकिस्तान एट दैट टाइम वॉज ट्राइंग टू अलाइन विथ US एंड इट वॉज द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर। तो इस कारण से US ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इस मामला को, ये जो कश्मीर इशू है, इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया गया, पॉलिटिसाइज कर दिया गया। अदरवाइज जब राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर चुके थे तो इंडिया वाज होपिंग कि UNSC में इस तरह का एक रिजोल्यूशन पास होगा दैट विल ऑर्डर पाकिस्तानी आर्मी टू पुल आउट ऑफ कश्मीर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिजोल्यूशन जो 181 नंबर पास हुआ UNSC के अंदर, उसमें कहा गया कि अब कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट कराई जाएगी, मतलब लोग यहाँ के अब वोट करके फैसला करेंगे कि दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया और वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन उसके लिए एक प्री कंडीशन रखी गई कि पाकिस्तानी आर्मी जो कश्मीर के अंदर इलीगल तरीके से घुस चुकी है उसको पहले वापस निकलना होगा इस कश्मीर वाले एरिया से, तभी होगा प्लेबिसाइट। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से कभी निकली ही नहीं। उनको डर था कि अगर वो यहाँ से निकलेंगे तो जो
भी पार्ट उनके हवाले अभी तक आ चुका है, बाद में प्लेबिसाइट के बाद वो भी नहीं मिलेगा। इस कारण से पाकिस्तान आर्मी नेवर पुल्ड आउट ऑफ दिस टेरिटरी, और इस कारण से जो प्लेबिसाइट डिसाइड हुआ था यूएनएससी प्लेटफॉर्म पे कि इस एरिया में वोटिंग होगी, वो कभी हो नहीं पाई। और आज तक इस तरह का स्टेटस को बना हुआ है कि ये वाला टेरिटरी, गिलजिट बल्तिस्तान वाला एरिया दैट इज नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इज स्टिल अंडर इलीगल कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। रिमेनिंग कश्मीर ऑफ कोर्स इज अंडर इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो बाउंड्री है LOC दैट इज स्टिल अंडर सर्विलेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप मिशन। उनका अभी भी यही प्लानिंग है कि वो यहाँ पे प्लेबिसाइट कराएंगे। बट मैं पहले भी बता चुका हूँ, आफ्टर 1972 शिमला एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर के फैसला ले लिया है कि अब जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग बाउंड्री डिस्प्यूट्स और अदर डिस्प्यूट्स एज वेल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट विल बी रिजॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन विदाउट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरवेंशन. So this is all about boundary dispute between India and Pakistan in the Kashmir territory. उसके अलावा there is a dispute between India and Pakistan in Sar Creek region. ऑलरेडी मैं 2 दिनों पहले ही संडे के आई बिलीव द डे बिफोर येस्टरडे आई डिस्कस द सर क्रीक डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वेयर आई डिस्कस्ड हाउ इंडिया इज डिमांडिंग फॉर दिस रेड line on the basis of Thalweg principle, while Pakistan is demanding green line as a boundary between India and Pakistan on the basis of an agreement signed between Rao of Kutch province and Sindh Commissioner of British time. तो ये डिस्प्यूट मैं ऑलरेडी संडे के अपने एनालिसिस में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, बट नेवरदलेस अगर कभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स आप डिस्कस कर रहे हों तो आपको ये दोनों सेगमेंट को डिस्कस करना है. कश्मीर इज डिस्प्यूटेड, दिस टेरिटरी एज वेल एज सर क्रीक इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. उसके अलावा नेपाल से भी हमारे थोड़े बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, हम भी उसको भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और इस साल के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये देखो, ये जो टेरिटरी है यहाँ का, दिस सेगमेंट that is known as Kala Pani territory, that is disputed between India and Nepal. Nepal claims this territory on the basis of Treaty of Sagali. उसके अलावा एक छोटा सा टेरिटरी है यहाँ पे जो नेपाल और बिहार के बीच का जो बॉर्डर है, इसको सुस्ता टेरिटरी कहते हैं. that is also disputed between India and Nepal. The next article is taken from national segment. It is about Mannar landslide. So how Mannar landslide happened, we will try to understand in this article. This topic is important from our syllabus paper for disaster management point of view. So landslide no doubt is a kind of disaster. तो इस आर्टिकल की मदद से लैंडस्लाइड के बारे में हम सब कुछ समझेंगे. तो पहले लैंडस्लाइड समझते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस मन्नार लैंडस्लाइड. तो देखो, लैंडस्लाइड का बेसिक डेफिनेशन यहाँ हमने दे रखा है. लैंडस्लाइड इज व्हेन सॉइल और रॉक इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द स्लोप बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस. तो सरल शब्दों में देखो, लैंडस्लाइड अक्सर वहीं होगा जो स्लोपी एरिया होगा, माउंटेनस एरिया होगा. तो ये जैसे मान लो एक एरिया, यहाँ का अगर रॉक या सॉइल डिस्प्लेस होने लगे और नीचे वो स्लाइड करके गिरने लगे तो उसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड. अब लैंडस्लाइड होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो नेचुरल फैक्टर्स होता है ऑफ कोर्स. अगर हेवी रेन हो जाए तो हेवी रेन के कारण होता क्या कि यहाँ का जो सॉइल होता है वो वीक हो जाता है और धीरे धीरे पानी के साथ वो फ्लो होकर के नीचे आ जाता है. हेवी रेन के कारण अगर रॉक है तो वो रॉक भी डिसइंटीग्रेट होकर के वो स्लाइड डाउन करने लगता है. दैट लीड्स टू landslides. उसके बाद देर आर सम मैन मेड फैक्टर्स एज वेल दैट कैन लीड टू लैंडस्लाइड. फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन. अक्सर पहाड़ों के जब हम पेड़ों को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं पहाड़ों पे, या माइनिंग कर देते हैं, या यहाँ पे स्लोप को काटते हैं रोड बनाने के लिए या घरों को बनाने के लिए, तो इस कारण से होता है क्या कि ये जो पहाड़ हैं और इनके जो रॉक्स हैं ये काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और फिर थोड़ी सी भी अगर बारिश हुई तो ये आराम से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड दे स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन एंड दैट कॉजेज लैंड स्लाइड. इंडिया के अंदर जरा देखते हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं. तो ऑफकोर्स ये जो हिमालय रीजन है दैट इज ऑफकोर्स लैंडस्लाइड प्रोन. उसके अलावा जो पूर्वांचल हिल्स वाला एरिया है जहाँ जहाँ पे पहाड़ होंगे वहाँ पे लैंडस्लाइड के तो चांसेस होंगे ही होंगे. तो ये पूरा का पूरा हिमालय रीजन इज ऑफकोर्स लैंडस्लाइड प्रोन, इंक्लूडिंग द पूर्वांचल रीजन इज लैंडस्लाइड प्रोन. उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में भी लैंडस्लाइड आते रहते हैं और ये जो करंट एग्जाम्पल है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंडस्लाइड इन वेस्टर्न घाट इटसेल्फ इन द मुन्नार रीजन इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. उस पर हम आएंगे. उसके अलावा ईस्टर्न घाट्स पे भी थोड़े लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं. अगर प्रीलिम्स में मान लो सवाल पूछ लिया कि अरेंज द फॉलोइंग एरियाज इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लैंडस्लाइड, तो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड आपको बताना है दैट इज इन हिमालय रीजन फॉलोड बाय वेस्टर्न घाट्स.
और सबसे कम लैंडस्लाइड की इंटेंसिटी होती है इन ईस्टर्न घाट्स। सो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन माइंड। जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा नेचुरली वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस और इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब असम के अंदर ब्रीफली देख लेते हैं एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैंडस्लाइड के कहाँ कहाँ पे प्रोबेबिलिटी या वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स जो हिमालयन रीजन है और हिमालयन जो स्लोप से फिर प्लेन्स वाला जो रीजन है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, दे आर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स। उसके अलावा कार्बी एंगलोंग एरियाज आर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड बिकॉज ऑफ द स्लोप्स created by Karbi Anglong hills and plateaus. Dima Hasao and Kachar area is vulnerable to landslide. So पूरा का पूरा बराक वैली लैंडस्लाइड के से vulnerable, और हाल फिलहाल में बराक वैली के अंदर भी एक मेजर लैंडस्लाइड आया था इन विच मोर देन 20 पीपल हैड डाइड। उसके अलावा आप देखो ये जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट है दैट इज ऑल्सो वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड, खासकर जो सदर्न रीजन है कामरूप डिस्ट्रिक्ट का। रीजन बीइंग ये जो मेघालय प्लेटू है जिसको हम शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं, उसके कारण भी कभी कभार कामरूप डिस्ट्रिक्ट के जो सदर्न रीजन है वहाँ पे लैंडस्लाइड आ जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस द करंट न्यूज़। तो देखो हाल फिलहाल में ऑन 6 अगस्त एट पेटीमुडी विलेज इन मन्नार रीजन ऑफ केरलाज इडुक्की डिस्ट्रिक्ट एक मेजर लैंडस्लाइड आया। आप देख सकते हैं उस लैंडस्लाइड का एक इमेज हमने आपके साथ शेयर किया, कैसे लैंडस्लाइड में पूरा का पूरा सॉइल और रॉक एक बार स्लोप के थ्रू फ्लो होकर के गांव के एरिया में बह जाता है एंड दैट कॉजेज अ ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इन दिस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड ऑल्सो मोर देन 50 पीपल डाइड। अब इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो जरा ध्यान से समझो। देखो ये जिस जगह पे ये गांव बसा हुआ था उस गांव का स्लोप ही है लगभग 40 डिग्री के आसपास। ये बहुत ज़्यादा स्लोप है। माउंटेन्स के स्लोप पे ये गांव बसा हुआ था और उस माउंटेन का स्लोप लगभग 40 डिग्री था। जबकि अगर एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस को आप देखें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस साफ साफ कहती है कि वो सारे एरिया जिसकी स्लोप 20 डिग्री से ज़्यादा है दे आर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स। तो ऑफ कोर्स 40 डिग्री तो काफ़ी ज़्यादा स्लोप होता है, दैट इज़ वेरी मच वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स। तो जरा देखते हैं व्हाट वर द मेजर कॉजेज दैट वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस मन्नार लैंडस्लाइड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। पहला है 40 डिग्री स्लोप। कोई भी स्लोप मोर देन 20 डिग्रीज थ्रेटनिंग एंड दिस स्लोप ऑफ 40 डिग्री ऑफ कोर्स वाज वेरी मच वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड, सो दैट कॉज्ड दिस लैंडस्लाइड। दूसरा हाई इंटेंसिटी रेनफॉल। तो 5 अगस्त की रात को काफ़ी हेवी बारिश हुई थी और हेवी बारिश के बाद होता क्या है कि सॉइल जो टॉप मोस्ट सॉइल होता है माउंटेन का वो ढीला हो जाता है, वो वीक हो जाता है, लूज हो जाता है और धीरे धीरे फिर उसके अंदर पानी सैचुरेट होने लगता है। जब पानी उसके अंदर सैचुरेट होने लगता है तो वो सॉइल जो होता है वो मडी हो जाता है, मडी होकर के हेवी हो जाता है और फिर इसके कारण लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और तीसरा जो कारण है दैट ब्रॉट लैंडस्लाइड इन दिस एरिया इज द काइंड ऑफ सॉइल। देखो जो सॉइल था वो क्ले टाइप का सॉइल है। आप देखो इस क्ले टाइप के सॉइल को, तो ज्योग्राफी में आपने जरूर ये पढ़ रखा होगा अलग अलग तरह के सॉइल, सैंडी, सिल्टी, क्लेई एंड लोमी ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द ग्रेन्स। सैंडी सॉइल के ग्रेन्स की साइज सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिल्टी, फिर क्लेई एंड लोमी। तो जैसे जैसे ग्रेन साइज कम होती जाती है सॉइल की वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि क्लेई सॉइल की ग्रेन साइज छोटी है तो उसकी जो परमिएबिलिटी है वो कम है। ऑलरेडी आप ज्योग्राफी में जानते होंगे परमिएबिलिटी कम है तो उसकी वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और जब वाटर को अपने साथ होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है किसी भी सॉइल की, खासकर क्लेई और लोमी सॉइल की, तो वहाँ पे जब बारिश होती है तो वो पानी, वो जो सॉइल होता है वो काफ़ी मडी हो जाता है और वो मडी होने के बाद वो अपने अंदर पानी को सोख लेता है और उसके बाद वो काफ़ी हेवी हो जाता है क्योंकि उसके ड्रेनेज कैपेसिटी तो लो है, क्योंकि उसकी रिटेंशन कैपेसिटी हाई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। व्हेन द क्ले साइज और ग्रेन साइज ऑफ एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल इज लेस, its water retention capacity is quite high. It holds huge amount of water within itself and that is why after heavy rainfall it becomes too heavy and that makes it prone to landslide. और इस एरिया का जो सॉइल है वो क्लेई सॉइल था। इस कारण से जब हेवी बारिश हुई 5 अगस्त की रात को तो फिर ये सॉइल काफ़ी हेवी हो गया और स्लोप तो 40 डिग्री का था ही। ऑल these 3 factors together led to this landslide in Idukki district of Mannar village panchayat. The next article is taken from economy segment. It is about Prime Minister Jan Arogya Yojana. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. देखो
जन आरोग्य योजना एक कंपोनेंट है आयुष्मान भारत स्कीम का। तो पहले आयुष्मान भारत स्कीम समझते हैं, फिर जन आरोग्य योजना समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उनको देखेंगे। तो देखो, आयुष्मान भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2018 और इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो दीज टू कंपोनेंट्स फॉल अंडर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम। तो दिस इज आयुष्मान भारत स्कीम। एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इस कंपोनेंट के अंदर 1.5 लाख बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स खोले जाएंगे अलग अलग रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में। देखो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब लोगों को बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, प्राइमरी डिजीज जिनको हम कहते हैं, बेसिक फीवर हुआ या कोई डेंटल प्रॉब्लम हुआ, डायबिटिक प्रॉब्लम हुआ, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हुआ, तो उनको जो फर्स्ट केयर होना चाहिए, जो प्राइमरी केयर होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो बेसिक हेल्थ सेंटर्स हैं वो नहीं है। बेसिक जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, वो नहीं। और इस कारण से होता क्या है कि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। एक बेसिक हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम बढ़ करके वो फिर हार्ट अटैक और आर्टरीज क्लॉगिंग उन सब में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पे फोकस किया गया। सबसे पहले आयुष्मान भारत स्कीम में फोकस किया जा रहा है कि रूरल और रिमोट एरियाज में 1.5 लाख बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स खोले जाएंगे, जहाँ पे ये सब बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। एक जो बेसिक नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस के या फिर जो ट्रेनी होते हैं उनको रखा जाएगा, और वो फीवर की दवाई या बेसिक डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की का इलाज करेंगे, डेंटल प्रॉब्लम्स का केयर करेंगे। और उसके अलावा ये हो गया हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स फॉर वेलनेस सेंटर फॉर प्राइमरी केयर। सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए, सेकेंडरी और टर्सरी केयर मतलब वो बीमारियां जिनके लिए कुछ सर्जिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, वो बीमारियां जिसमें कुछ हायर लेवल का आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उन सब के लिए लाया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो दिस आयुष्मान भारत स्कीम इज अ कंप्लीट पैकेज एज फार एज आवर हेल्थ इशूज आर कंसर्न। प्राइमरी के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सेकेंडरी एंड टर्सरी के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें इंश्योरेंस दिया जाएगा पर फैमिली को, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। क्योंकि सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रॉब्लम्स में, डिजीज में होता क्या है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, फिर हॉस्पिटल के काफ़ी खर्चे होते हैं, और इस कारण से कई सारी फैमिली जिसको अफोर्ड नहीं कर पाती, जो अफोर्ड करती हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के कारण, वो फिर पॉवर्टी लाइन से नीचे चली जाती हैं। दे गेट ट्रैप्ड इनटू द वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो ये सब एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश का। तो इस कारण से लगभग 10 करोड़ पुअर फैमिलीज को इसमें कवर किया गया है, जिनको 5 लाख की इंश्योरेंस कवर दी जाएगी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। इसमें 8 तरह की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल, आपको सारे याद नहीं करने हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हार्ट अटैक या किडनी ट्रांसप्लांट, इन तरह के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया। और इन सब तरह के प्रॉब्लम्स में इफ़ यू आर आइडेंटिफाइड, और अगर आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्ड बन चुका है, इफ़ यू आर अंडर द बेनिफिशियरी इन दिस 10 करोड़ पुअर फैमिलीज, तो आप जाकर के कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अपने आप को इम्पैनल करा चुका है। तो आपको बस वहाँ जाना है, अपना प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड दिखाना है, और आपका फिर कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा वहाँ पे, इफ़ यू आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिजीज़। एंड फॉर प्राइमरी डिजीज़ तो ये हैं ही। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखो, जब से कोविड-19 का पैंडेमिक स्प्रेड हुआ है और उसके कारण जब लॉकडाउन अनाउंस किया भारत सरकार ने, तो अब न्यूज़ निकल के आ रही है कि कितने सारे लोग ने जब इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ऑन एन एवरेज जो इस्तेमाल 2019 में हुआ था, वो यूजेज इस साल काफ़ी कम हो गया। जिन लोगों को मान लो किडनी की प्रॉब्लम थी, लंग्स का प्रॉब्लम था, या हार्ट का कुछ इशू था, वो लोगों ने जितना यूज किया था पिछले साल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इस फैसिलिटी को, उसके तुलना में 2020 में द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली। ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए इंडिया स्केल पे, तो मोर देन 50% डिक्लाइन हैज़ बीन विटनेस्ड। तो मान लो पिछले साल अगर 10,000 लोगों ने इस्तेमाल किया, तो इस साल 5,000 लोगों ने भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया। उसमें भी ये आर्टिकल मैंने खासकर इसलिए कवर किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है इन असम। मोर देन 75% डिक्लाइन हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन असम, फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड बिहार। कुछ एक स्टेट हैं जहाँ पे कम डिक्लाइन देखा गया है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, पंजाब एंड केरला। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो, अब आप इसका कैसे इस्तेमाल करोगे आंसर राइटिंग में। आप जब कोविड-19
और उसका इम्पैक्ट लिख रहे होगे तो आप उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिखोगे, आप उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लिखोगे, सोशल इम्पैक्ट लिखोगे, इंटरनेशनल इम्पैक्ट लिखोगे। वो सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे चाइना के साथ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, वो सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आप इसका हेल्थ इम्पैक्ट लिखोगे और हेल्थ इम्पैक्ट में आप ये पॉइंट लिख सकते हो, कोविड-19 के हेल्थ इम्पैक्ट के कारण हुआ क्या है कि जो बाकी सारे डिजीज से सफ़र करने वाले लोग हैं, देयर ट्रीटमेंट हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। और उसमें फिर आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं कि अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देयर हैज़ बीन 75% डिक्लाइन रजिस्टर्ड इन असम स्टेट इंडिविजुअली एज फार एज ट्रीटमेंट अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज कंसर्न। तो इस तरीके से आप कोविड-19 के इम्पैक्ट में इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट 2020 में एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो देखते हैं क्या इनिशिएटिव लिया गया है। तो देखो, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2020 में चला तो दी, लेकिन कई सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ना ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इम्पैनल्ड हो। तो इस कारण से कई सारे पुअर फैमिलीज का जन आरोग्य कार्ड बन तो गया, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर जाकर के ट्रीटमेंट लेना होता है और उनके पास वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी नहीं होती, उतना पैसा भी नहीं होता कि गाँव से शहरों में जाएँ। तो इस कारण से भारत सरकार ने इस साल बजट में एक नया इनिशिएटिव लिया, अंडर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में गांव-गांव के रिमोट एरियाज में जाकर के नए हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे अंडर पीपीपी मॉडल। एंड अंडर दिस पीपीपी मॉडल में भी वायबिलिटी गैप फंडिंग इस्तेमाल किया जाएगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीपीपी मॉडल के डिफरेंट टाइप्स में बता चुका हूँ। बीओटी मॉडल उसके अंदर मैं बता चुका हूँ। तो उसी के अंदर एक है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के अलावा है वायबिलिटी गैप एन्यूटी मॉडल में बता चुका हूँ, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल। तो एक इसी तरह का पीपीपी मॉडल में है वायबिलिटी गैप फंडिंग, और वायबिलिटी गैप फंडिंग पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा टू ओपन हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज वेयर देयर इज नो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। वायबिलिटी गैप फंडिंग में होता क्या है कि भारत सरकार वन टाइम ग्रांट दे देती है टू प्राइवेट प्लेयर। मान लो कि कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जो किसी पर्टिकुलर विलेज में जाकर के एक हॉस्पिटल खोलना चाहता है, लेकिन वो हॉस्पिटल खोलने का खर्चा है 1 करोड़ रुपए का, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल बस 50 लाख खर्च करने को रेडी है, 50 लाख उसके पास नहीं है या वो 50 लाख एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो 50 लाख से ज़्यादा खर्च करेगा तो उसको लॉस होगा। तो उस केस में जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो पैसा भारत सरकार दे देती है। तो 50 लाख रुपया या 60 लाख रुपया जो भी उस प्राइवेट प्लेयर की कैपेसिटी है वो अपने तरफ से लगाएगा और वन टाइम ग्रांट भारत सरकार दे देगी। 40 लाख रुपये भारत सरकार अपने तरफ से दे देगी अंडर वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल ऑफ पीपीपी इन ऑर्डर टू ओपन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। इस केस में भारत सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसा देगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी, वन टाइम ग्रांट देगी ताकि जाकर के वो रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स खोल सकें और लोगों को जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इसका रियल बेनिफिट पहुंचा सकें। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट बजाली टू बी अपग्रेडेड एज डिस्ट्रिक्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले न्यूज आर्टिकल देखते हैं। तो देखो, असम कैबिनेट की मीटिंग हुई हाल फिलहाल में और उस असम गवर्नमेंट के कैबिनेट की मीटिंग में कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है वो ये है कि भजौली को एक फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। अभी तक इट इज जस्ट अ सिविल सब डिवीजन ऑफ बॉरपेटा डिस्ट्रिक्ट। तो बैकग्राउंड देखते हैं। तो देखो, भजौली सब डिवीजन के लोग का बहुत टाइम से एक स्पेशल या सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम में असम सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि अब वो भजौली को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना देंगे। तो भजौली के बारे में थोड़े बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इट इज़ 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी वाइल इट इज़ 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ बॉरपेटा। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भवानीपुर, सारूखेत्री एंड पटाचारकुची। ये सब फैक्चुअल पॉइंट्स हो सकता है सीधा सीधा पीटी में पूछ लें तो आपको याद करना होगा। पॉपुलेशन 91,183 इंक्लूडिंग 45,847 वीमेन। तो जो भी जगह न्यूज़ में होता है उससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो आप पूछ लेते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी होगी एग्जाम से पहले।
उसके अलावा लेट अस सी सम ऑफ द रिसेंटली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। तो 2015 में, अब तो आपको पता है कि अभी तक 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम के अंदर, अब ये भोजौली 34th डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। 2015 में 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, विश्वनाथ, चारेदेव, होजाई, साउथ सलमारा, मनकासार, वेस्ट कार्बी एंगलोंग। दीज वे आर क्रिएटेड टुगेदर इन 2015। और उसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन असम इंक्रीज फ्रॉम 27 to 32। उसके अलावा 2016 में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, दैट वाज मजूली डिस्ट्रिक्ट, और उसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन असम इंक्रीज फ्रॉम 32 to 33 एंड मजूली बिकेम द फर्स्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा अब और कुछ देखते हैं। देखो, ये जो रिसेंट असम गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग हुई है, इसमें बजाली को डिस्ट्रिक्ट रिकॉग्निशन देने के अलावा और भी कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट अस सी सम अदर डिसीजंस टेकन इन दिस कैबिनेट मीटिंग। सबसे पहला डिसीजन है असम स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम 2020 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। और इसके हिसाब से इट विल रेगुलराइज द स्ट्रीट वेंडर्स एंड ऑर्गेनाइज देम। तो जो अब स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक प्रॉपर कार्ड मिलेगा, उनकी प्रॉपर आईडी बनेगी और उनका एक प्रॉपर फिर रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे उनके बिजनेस को भी रेगुलराइज किया जाए, उनको भी एक प्रॉपर आइडेंटिटी दी जाए अंडर दिस न्यू इनिशिएटिव ऑफ असम गवर्नमेंट। उस दूसरा इनिशिएटिव था जो डिसीजन लिया गया इस कैबिनेट मीटिंग में, असम नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ फीस रूल्स 2020। अकॉर्डिंग टू it will regulate the fee structure in the private institution. And the third important decision in this cabinet meeting was to implement Uberization scheme. Uberization scheme में already cover कर चुका हूँ in my newspaper analysis of 5th December। एक बार फिर यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, उबराइजेशन स्कीम इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन इन असम। तो अगर कभी ट्रांसपोर्टेशन पे सवाल आ जाए कि असम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के क्या इश्यूज़ हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या असम गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, तो स्टेप्स में आप लिख सकते हैं कि असम गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड उबराइजेशन स्कीम। उबराइजेशन स्कीम के अंतर्गत 700 न्यू बसेज विल बी एडेड टू असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इन पीपीपी मोड। तो पीपीपी मोड में 700 न्यू बसेस लाई जाएंगी। कैसे लाई जाएंगी पीपीपी मोड में? तो देखो, मान लो हमारे पास या आपके पास कोई बस है, या बस नहीं है, पैसा ही है हमारे पास, और हम मान लो बिजनेस करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो हम बस खरीदेंगे और एएसटीसी के साथ हम फिर अपनी बस को रन करेंगे किसी पर्टिकुलर रूट पे, जो भी हमें एएसटीसी अलाउ करेगा कि ठीक है आप गुवाहाटी से आप बोरपेटा के रूट पे बस चलाओ। तो वो रूट अगर हमें अलॉट होगा तो हम अपनी बस उस रूट पे चला सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हमें से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा विद आसाम एएसटीसी। तो इस तरीके से पीपीपी मोड में ये उबराइजेशन स्कीम चलेगी, और उम्मीद की जा रही है कि 700 बसेज इस पीपीपी मोड में अंडर उबराइजेशन स्कीम ऐड होंगी, एंड दैट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस असम। So this is all about Uberization scheme. 3 important decisions apart from Bajali as a district has been taken in this cabinet meeting. इनको आपको याद रखना है। Let us see some prelims related factual informations. 12th August, that is tomorrow, is World's Elephant Day, and on this occasion, Union Environment Minister has released a compendium on best practices of human-elephant conflict management in India. A massive sunspot group AR2770 was observed recently by spaceweather.com using images of sun surface from NASA's Solar Dynamics Observatory. Union Finance Minister inaugurated National Infrastructure Pipeline online dashboard. A webinar on the occasion of World Fuel Day that was organized on 10th August by Ministry of Petroleum and Natural Gas with the theme Biofuel towards Atmanirbhar Bharat. That's all from our side for today. Thanks for watching.